नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम यहाँ मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक 4 पार्ट तक पूर्ण कर लिया है और 5वां पार्ट का यह दूसरा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह सल्तनत कालीन प्रशासनिक एवं उसकी संस्कृति। ठीक है, ये हम लोगों का चैप्टर है। इसका हम लोग जो है द्वितीय पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और जितने लोग नए यूज़र हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहे वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सल्तनत युगीन विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसमें पॉइंट पहला है, कृषि क्षेत्र में पलटवा हल लोहे के फ्रेम का प्रचलन तुर्कों ने किया। नंबर 2, सिंचाई व्यवस्था में भी सुधार हुआ। नोरिया, रहट, चरस, साकिया एवं दौलाब सिंचाई के प्रचलित साधन थे। रहट, जिसे गलती से पर्शियन व्हील कहा जाता है, में सुधार हुआ। नोरिया केवल खुले तल यानी नदी, तालाब एवं जलाशय पर काम कर सकता था, जबकि रहट गहरे कुओं में से भी पानी निकाल सकता था। सीरत ए फिरोज शाही में रहट का वर्णन मिलता है, जिसे फिरोज ने दिल्ली में लगवाया था, परंतु गियर युक्त रहट या साकिया यानी फारसी जलयंत्र का प्रथम वर्णन बाबर ने किया था। बाबर सुजान राय भंडारी एवं यूसुफ मीरक की मजहर ए शाहजहारानी में रहट का उल्लेख है। बाबर ने लाहौर, दीपालपुर एवं सरहिंद में रहट की सिंचाई होते देखा था। गियर सिद्धांत पर आधारित नोरिया तथा लीवर सिद्धांत पर आधारित राइट देकुल या ढेकली की शुरुआत तुर्कों ने ही की। नंबर 3 पॉइंट क्या है? कागज। सर्वप्रथम 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। कागज़ का निर्माण सबसे पहले चीन में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। यद्यपि कागज़ पर उत्कीर्ण सर्वप्रथम पांडुलिपि शतपथ ब्राह्मण है, जो 1089 मतलब 1089 ईस्वी कश्मीर में लिखी गई। लेकिन भारत में कागज़ के प्रयोग की शुरुआत 13वीं शताब्दी से तुर्कों के आगमन के पश्चात ही इतिहासकारों ने स्वीकार किया है कि इस्तेमाल हुआ था। अतः भारत में कागज़ का प्राचीनतम साक्ष्य गुजरात यानी 13वीं सदी से प्राप्त संस्कृत में लिखी पांडुलिपि को ही माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम ऐबक ने फरमानों के लिए कागज़ का प्रयोग किया था। शुरुआत में कागज़ समरकंद यानी उज़्बेकिस्तान से मंगाए जाते थे। बाद में बंगाल के राजशाही ज़िले में कागज़ फैक्ट्री स्थापित हुई। गुजरात भी कागज़ उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने 3 प्रकार समी, सादा एवं रेशमी कागज़ों का उल्लेख किया था। नंबर 4, कांच। कांच मतलब शीशा। कांच के मर्तबान, जार, शीशे बनाना मुसलमानों की देन है। ध्यान रखिएगा, कांच बनाना किसका देन है? तो वो मुसलमानों का देन है। नंबर 5, हिटनी जिन या नद्दाफ। विटनी जिन या नद्दाफ या पिंजन या दुनिया रुई निकालने का औजार एवं करधा का प्रयोग तुर्कों ने ही शुरू किया था। तुर्कों ने करधा के साथ भारतीय तकली का मिश्रण कर चरखा यानी स्पिंग व्हील
स्प्रिंग वेल मतलब चक्का है, वेल मतलब चक्का होता है, का आविष्कार किया था। इरफान हबीब के अनुसार कुछ सुप्रसिद्ध कवियों ने 12वीं सदी में ईरान में चरखे का प्रयोग की पुष्टि की है। भारत में इसका पहला उल्लेख 14वीं सदी के मध्य में हुआ। चरखा का पहला उल्लेख ईसामी की फतूह उस सलातीन में है, जबकि पैर से चलने वाले चरखे का पहला चित्र मिफ्ताह-ए-मुजाला में है। आगे पढ़ते हैं। मिफ्ताह-ए-मुजाला में धुनिया एवं हथचक्की का भी चित्रण मिलता है। चरखा सूत काटने की गति बढ़ाता है, जो कि उत्पादन में केवल परिणामतः वृद्धि करता है, गुणात्मक नहीं। इरफान हबीब महोदय के अनुसार इसने उत्पादकता में 6 गुना वृद्धि किया। नंबर 6 चुंबकीय कुतुबनुमा एवं एस्ट्रोलैब का प्रयोग भारत में इसी समय हुआ, जिससे समुद्री यात्रा में सहायता मिली। एस्ट्रोलैब एक यूनानी आविष्कार था जिसमें अरबों ने भारी सुधार किया। दिशा सूचक यंत्र कंपास यूनानी आविष्कार नहीं था, यह चीनियों को अनेक सदी पहले ही ज्ञात था। 13वीं शताब्दी से समुद्री जहाज़ों में चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग शुरू हो गया था, लेकिन मार्को पोलो, इब्न बतूता एवं निकोल कोटी ने इस यंत्र का उल्लेख नहीं किया है। सर्वप्रथम 1231 ईस्वी में ऑफी ने इस चुंबकीय कंपास का उल्लेख किया है। तो सबसे पहले चुंबकीय कंपास का किसने उल्लेख किया था? तो 1231 ईस्वी में ऑफी, ठीक है, ऑफी ने किया था। नंबर 7 पॉइंट चलिए पढ़ते हैं। सुल्तानों ने भी प्रौद्योगिकी विकास में रुचि ली। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने समय सूचक उपकरणों का प्रयोग किया। उसने फिरोजाबाद यानी दिल्ली में धूप घड़ी एवं जल घड़ी यानी ताश घड़ियाल एवं नक्षत्र घड़ी बनवाई। ताश घड़ियाल में कांसे का घंटा लगा था। उसने फिरोजाबाद में नक्षत्रशाला की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने वज़ीराबाद यानी दिल्ली में 34.7 मीटर बांध बनवाया था, जो कि प्रौद्योगिकी का उन्नत नमूना था। 34.7 मीटर बांध बहुत छोटा था, ठीक है, उन्नत नमूना था। सीरत ए फिरोज शाही एवं हफीफ की तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने ही भारी वजन उठाने वाले यंत्र कैप्स्टन यानी चरखी का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में महेंद्र सूरी ने यंत्रराज पुस्तक लिखी, जो खगोलीय उपकरणों पर आधारित थी। 1400 ईस्वी में पद्मनाभ ने ध्रुव भ्रमण यंत्र का आविष्कार किया था, ठीक है। नंबर 8 भवन निर्माण के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। फिरोज तुगलक के समय से तामचीनी के कपड़ों यानी टाइलों का प्रयोग शुरू हुआ। आगे देखते हैं। नंबर 9 लोहे के रकाब का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में रकाब का पहला विवरण फ़क्रे मुदबिर की इल्तुतमिश के शासनकाल में युद्ध कला पर लिखी आदाब उल हर्ब का सुजात में मिलता है। फ़क्रे मुदबिर हिंदुस्तान में बनी तलवारों की प्रशंसा करता है। उसका विवरण दमिश्क स्टील उत्पादन की गुप्तगिरी तकनीक के बारे में सबसे पहला विवरण है। नाफ्ता एवं
जैसे दो युद्ध उपकरणों का सर्वप्रथम प्रयोग 712 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध में किया गया। इनका सर्वप्रथम उल्लेख चाचनामा यानी चचनामा में हुआ था। नंबर 10, रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में ही प्रचलित हुई। चीनी यात्री माहुआन बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाने का सर्वप्रथम उल्लेख करता है। इस काल में तकनीकी विकास का एक और उदाहरण कालीन उद्योग में मिलता है। नंबर 11, इस कालीन से कपड़े पर लकड़ी के ठप्पों यानी खंडों का प्रयोग कर छपाई एवं चित्रांकन दोनों किया जाता था। इस छापे का उल्लेख कवि मुल्ला दाऊद ने किया है। नंबर 12, फिरोज तुगलक के शासनकाल में साबुन निर्माण कार्य भी शुरू हुआ था। ठीक है, उसने इसके उत्पादन पर कर लगाया, परंतु बाद में इसे कर मुक्त कर दिया, मतलब हटा दिया। नंबर 13 पॉइंट, बारूद सबसे पहले चीन में 11वीं सदी में बना। सल्तनत काल में बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ था। इतिहासकार इक़्तिदार आलम का मत है कि दिल्ली सल्तनत में इसके प्रयोग का प्रथम साक्ष्य नसरुद्दीन महमूद के काल में उस समय मिलता है जब हलागू के प्रतिनिधि 1260 ईस्वी में दिल्ली आए थे। फरिश्ता के अनुसार उसके सम्मान में आतिशबाजी की गई थी, लेकिन बारूद के प्रयोग का प्रथम लिखित प्रमाणित साक्ष्य अमीर खुसरो की जलालुद्दीन खिलजी के काल में लिखी गई कसीदा में मिलता है। खुसरो के पश्चात हफीफ ने फिरोज तुगलक के काल में बारूद वाले पटाखे यानी पटाखे या बम भी बोल सकते हैं, छोटे मोटे बम थे, हवाई एवं गुलरेज का उल्लेख सब बारात त्योहार के संदर्भ में करता है। अतः दिल्ली सल्तनत में तोपों एवं बंदूकों मस्कट के प्रयोग से पहले रॉकेट यानी बारूद का प्रयोग आतिशबाजी में हुआ। तोप एवं बंदूकों में बारूद का प्रयोग यूरोप में प्रारंभ हुआ। मध्य एशिया में इसका सर्वप्रथम प्रयोग उस्मानियों एवं ईरानियों के बीच हुए। 1514 ईस्वी की चालदीरान की लड़ाई से माना जाता है भारत में बारूद वाले तोपों का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण भारत में 1367 ईस्वी को विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य में हुआ। बाबर ने बारूद यानी तोप खाना का पहला प्रयोग 1519 ईस्वी में बाजौर भेरा युद्ध में किया था। ठीक है, आर्थिक दशा देखते हैं आगे। आर्थिक दशा मध्यकाल में एक कहावत प्रचलित थी, उत्तम खेती मध्यम बान मतलब मध्यम वाणिज्य, अधम चाकरी यानी भीख निंदा। अतः अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही थी। आर्थिक दृष्टि से देश संपन्न था। इब्न बतूता ने दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी बताया है। उसके अनुसार भारत में सभी विदेशी व्यापारियों को खुरासानी कहा जाता था। इस समय देश के अंदर अनेक औद्योगिक केंद्र थे। माबर प्रदेश यानी पांड्य देश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। दौलताबाद मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दऔल बंदरगाह पर तांबा आता था। गुजरात के रंदेर बंदरगाह पर चीन एवं मलाया से विभिन्न वस्तुएं आती थीं। बयाना नील उत्पादन का केंद्र था। सिंध में देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। यहाँ के सरसूती नगर में सर्वोत्तम प्रकार का चावल दिल्ली आता था। टसर, ईरी, मूंगा एवं केवल असम से प्राप्त चंपा रेशम की विभिन्न किस्में थीं। बंगाल के सोनारगांव एवं मुर्शिदाबाद से रेशम का आयात होता था। यहाँ रेशम के कीड़े पाले जाते थे, परंतु कच्चा रेशम एवं रेशमी धागों का कहीं अधिक
निर्माण में ईरान एवं अफ़गानिस्तान से आयात होता था। 16वीं शताब्दी में ही जाकर बंगाल रेशम उत्पादन एवं रेशम के कीट पालन में विश्व भर में सर्वप्रथम हो गया, मतलब सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 पे हो गया। रेशमी कपड़ों पर सोने एवं चांदी के कासीदारी के लिए गुजरात प्रसिद्ध था। अहमदाबाद पटोला कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी ने खंभात के रेशमी कपड़ों पर रोक लगा दी थी। गुजरात का आहिनवाड़ व्यापारियों का तीर्थ स्थल था। अनेक तरह के वस्त्रों के निर्माण में प्रगति हुई। कपड़ा उत्पादन भारत का सबसे बड़ा उद्योग था। इसमें किरपास या करपास यानी सूती वस्त्र, खुज्जे दिल्ली में बना सूती वस्त्र, तस्बीह, तबरेज, कंजमाबरी, कैलियो या सफ़ेद, आगे देखते हैं सफ़ेद कपड़े, ये क्या था, कैलियो यानी तौलिया, चलो ठीक है कैलियो ही होगा। कैलियो सफ़ेद कपड़े, कमराबाद आदि प्रमुख है। तलब, अलम, जरबफ्त एवं कबा बहुमूल्य पोशाकें थीं। मोटा कपड़ा कमीन एवं पट्ट कहलाता था। ढाका यानी बांग्लादेश, ढाका का पारदर्शी मलमल सर्वश्रेष्ठ था उस समय। हालांकि उस समय बांग्लादेश नहीं था, वो अब है वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बंगाल एवं देवगिरी मलमल के केंद्र थे। मलमल एक प्रकार का कपड़ा है, मलमल का कपड़ा होता है। केलियो साधारण मोटा सूती कपड़ा था। क्या था? केलियो। अलाउद्दीन खिलजी के समय वस्त्र क्रांति हुई थी। अलसी नामक महंगा कपड़ा रूस एवं सिकंदरिया से आता था, जिसे सुल्तान भेंट में देता था। धार गेहूं एवं पान के लिए प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार में एक विशाल खानगाह के निर्माण का आदेश दिया था। कन्नौज इत्र एवं शक्कर के लिए प्रसिद्ध था। 50 घोड़ों का वाहक कसी कहलाता था। अफ़गान लोदी घोड़े के व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध थे। नील के लिए लाहौर एवं बयाना प्रसिद्ध थे। कागज़ उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है, कागज़ उत्पादन में वृद्धि हुई। 1325 ईस्वी तक आते आते यह स्थिति हो गई कि दिल्ली में कागज़ प्रचुर मात्रा में आने लगा, मतलब अत्यधिक मात्रा में आने लगा कि हलवाई अपने सामानों की पैकिंग कागज़ों के थैलों में करने लगे। आयात सर्वाधिक घोड़े का फिर दासों का होता था। भारत प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण था। इसकी पुष्टि इससे भी हो जाती है कि ईरान के शासक गजन खां के प्रधानमंत्री रशीदुद्दीन द्वारा भारत आने का मुख्य उद्देश्य जड़ी बूटियां प्राप्त करना था। मसाली कुल अबसार का लेखक लिखता है, सभी देशों के व्यापारी भारत सेना ले जाना कभी नहीं चूकते तथा आगे देखते हैं तथा उसके बदले जड़ी बूटियां और गोंद के सामान ले जाते थे, ठीक है। अंगूरी शराब मेरठ एवं अलीगढ़ यानी कोल, उस समय का कोल था अलीगढ़, से दिल्ली आती थी। भारत में अफीम एवं मेहंदी हिना लाने का श्रेय मुसलमानों को जाता है। जोधपुर अनारों के लिए प्रसिद्ध थी। सिकंदर लोदी ने जोधपुर के अनारों को फारस के अनारों से सर्वश्रेष्ठ बताया है। फिरोज तुगलक ने सलोरा बांध पर 80 बीघे एवं तथा चित्तौड़ में 44 बगीचे
मतलब सलोरा बांध पर जो है बीघे नहीं 80 बगीचे, बगीचे मतलब वो जो जहाँ पे ढेर सारे पेड़ वगैरह होते हैं, इसे उसको बगीचा बोलते हैं। जैसे आम का बगीचा हो गया, और भी अलग अलग अनार का, जैसे ये अनार का बगीचा है तो उसमें खूब ढेर सारा अनार ही रहेगा। जैसे अमरूद का बगीचा होता है तो बहुत सारे अमरूद के किस्म के फल रहेंगे, पेड़ रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ? सलोरा बांध पर 80 बगीचे तथा चित्तौड़ में 44 बगीचे लगवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 30 बाग लगवाया। वही फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बागों का निर्माता था। वाह, 1200 बाग लगवाया। पेड़ लगाना अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। इतना तो ये काम तो बहुत अच्छा था उन लोगों का। बरनी सिंध एवं पंजाब में छोटी छोटी नहरों का उल्लेख करता है। हिंदुस्तान में गुलाब उत्पादन का सर्वप्रथम विवरण बरनी देता है। वह फिरोज तुगलक के काल में विभिन्न प्रकार के गुलाबों का उल्लेख करता है। इब्न बतूता ने दिल्ली सुल्तानों के स्वामित्व वाले पोतों का उल्लेख किया है। वह मुल्तान के पास खुसरुआबाद नदी में नौवहन का विशेष वर्णन करता है। अमीर खुसरो एवं बरनी ने दिल्ली में पुस्तक विक्रेताओं के बाजारों का उल्लेख किया है। मुल्तान के मुल्तानी व्यापारी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। बरनी के अनुसार मुल्तानी इतने धनी थे कि सुल्तानों के कुलीनों को रुके लिखाकर कर्ज देते थे। मतलब जो उनके रुके होते थे ना, उनको लिखा कर देते थे, मतलब लिखित रूप में देते थे। मुल्तान सभी विदेशियों के लिए प्रवेश द्वार था। वह भारत से थल मार्गी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नीचे इब्न बतूता वाला पॉइंट जो है पढ़ने से पहले जो है, चलिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ऊपर वाला पर्सन। इब्न बतूता ने सोमनाथ को अतुलनीय एवं गुजरात की आध्यात्मिक राजधानी बताया है, जो कि कपड़ा निर्माण का प्रमुख केंद्र था। उसने सालियूर, कालीकट एवं बंगाल को सूती कपड़े का प्रमुख केंद्र बताया। 15वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री माहुबा कहता है कि बंगाल कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल का सतगांव रजाइयों के लिए तथा सूर सूती चावल के लिए प्रसिद्ध था। मालवा का धार पान तथा आगरा नील एवं गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल एवं गुजरात कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। बरनी लिखते हैं कि कागज के प्रयोग में काफ़ी किफ़ायत की जाती थी। इस काल में चीन एवं यूरोपीय देशों से भी कागज आता था, परंतु मुगल काल में ही जाकर कागज उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ था। सल्तनत युगीन व्यापार व्यवसाय में मंगोलों का भी योगदान था या रहा। मंगोल व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। मंगोलों ने व्यापारियों के लिए आवास एवं डाक चौकियाँ स्थापित करवाया। इन डाक चौकियों का विस्तृत विवरण इब्न बतूता देता है। ठीक है, आगे जो ऊपर में हम लोग ब्रैकेट में छोड़ दिए थे वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये पोर्शन है। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक ने फसल लगाने की पद्धति में बदलाव किया। वही फिरोज तुगलक ने किसानों को अपनी मर्जी से फसल लगाने की अनुमति दी। नंबर 2 पॉइंट है, अमीर खुसरो के अनुसार दिल्ली के मिस्त्री एवं संगत रास समूचे मुस्लिम जगत में प्रसिद्ध थे। नंबर 3, हफीफ के अनुसार फिरोज के काल में किसानों के घरों में धन की भरमार हो गई थी, मतलब अधिकता हो गई थी, जिनका बखान करना मुश्किल है। नंबर 4, इराक का अबुल हसन इबादी मोहम्मद बिन तुगलक के पैसे से व्यापार करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ही वह सुल्तान था जिसने व्यापारियों के पास पूंजी लगाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो पढ़ लिए थे हम लोग, आगे जो है सिक्के पढ़ते हैं। ठीक है, समय सिक्के
सल्तनत युगीन सिक्कों का अध्ययन एडवर्ड थॉमस एवं नेल्सन राइट ने कॉइन्स एंड कैटलॉग इन इंडियन म्यूजियम नामक पुस्तक में किया है। ठीक है, कॉइन्स एंड कैटलॉग इन इंडियन म्यूजियम नामक पुस्तक में किया है। लेकिन एडवर्ड थॉमस प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने द क्रॉनिकल ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली पुस्तक तैयार करने में मुद्रा का स्रोत के रूप में व्यापक प्रयोग किया। मुसलमान शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने भारतीय ढंग के सिक्के तैयार कराए या किए। उसके चांदी के सिक्कों पर संस्कृत में कलमा लिखा था तथा देवनागरी में अव्यक्तम मोहम्मद अवतर उत्कीर्ण था। ठीक है, इस पर घुड़सवार एवं नंदी की आकृति थी। इन सिक्कों को दिल्ली वाला कहा गया जो वजन में 56 ग्रेन है। दो भाषी सिक्कों की शुरुआत गजनवियों ने की। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इसी द्विभाषी परंपरा को आगे बढ़ाया। इल्तुतमिश से लेकर कैकुबाद तक के सिक्के द्विभाषी रहे तथा उन पर घुड़सवार और बैल का अंकन होता रहा। मोहम्मद गौरी के सिक्के देहलीवाल के नाम से जाने गए। इस पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति का अंकन तथा मोहम्मद बिन साम उत्कीर्ण है। याद रखना, पूछा भी जाता है कि किस शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र अंकन है, तो वो मोहम्मद गौरी था। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। उसमें चांदी का टंका 175 ग्रेन का एवं तांबे का जित्तल प्रमुख है। दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। उत्तर भारत में एक टंका 48 जितल के बराबर था, लेकिन दक्षिण में एक टंका 50 जितल के समतुल्य था। उसने एक नई परंपरा यह भी शुरू की कि टंका पर उस शहर का नाम भी खुदवाया जिस शहर में यह ढाले जाते थे। सबसे छोटा सिक्का अदल कहलाता था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश के ही सिक्कों पर बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीर का उल्लेख मिलता है। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर शक्तिशाली सम्राट, धर्म एवं राज्य का तेजस्वी सूर्य सदा विजयी इल्तुतमिश अंकित करवाया। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम अंकित अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीर का उल्लेख हुआ है। रजिया के सिक्कों पर उसकी उपाधि उम्दत उल निस्वा उत्कीर्ण है। बलबन ने सोने का टंका चलाया जिस पर हजरत दिल्ली उत्कीर्ण है। उसने दुगान ए गियासी नामक सिक्का चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी का हिंदू टकसाल अधिकारी ठाकुर फेरू था। वह गियासुद्दीन तुगलक के काल तक इस पद पर रहा। उसने द्रव्य परीक्षा नामक पुस्तक का लेखन किया था। उसी का एक अन्य हिंदू टकसाल अधिकारी सद राणा था जिसका उल्लेख लडनून संस्कृत शिलालेख में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने यगनी यानी इकनी या दुगनी यानी दुगनी सिक्के चलाए थे। आगे गियासुद्दीन तुगलक के सिक्कों पर मुल्के तेलंगान अंकित है। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। उसे एडवर्ड थॉमस ने
प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। उसके सिक्कों पर तख्तगाह दिल्ली तथा तख्तगाह दौलताबाद का अंकन हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चांदी की कमी हो गई थी, जिसके निदान के लिए उसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। उसने चांदी एवं अन्य घटिया धातु मिलाकर टंक ए सियाह, उसके सिक्के का नाम था टंक ए सियाह या काला टंका चलाया था। दोकानी एवं चांदी का सवाई टंका मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने की दिनार 200 ग्रेन तथा चांदी की अदली 140 से 144 ग्रेन चलाया था। उसके काल में सोने एवं चांदी के अनुपात पर इतिहासकारों में मतैक्य नहीं। लल्लन जी गोपाल ने यह अनुपात 1:15 निकाला है, जो तो वही इब्न बतूता के आधार पर नेल्सन राइट यह अनुपात 1:10 बताते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ये लाइन पढ़ लेते हैं। लल्लन जी गोपाल जो थे इसका अनुपात 1:15 बताए हैं। ठीक है, और इब्न बतूता के आधार पर नेल्सन राइट जो है यह अनुपात जो है 1:10 बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों के माध्यम से अपने राजत्व का प्रचार प्रसार किया। इसी के माध्यम से उसने जनसाधारण को सार्वभौमिक सत्ता तथा सुल्तान के प्रति उसके कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण दिया। उसके सिक्कों पर जिल्ली अल्लाह ईश्वर की इच्छा का आकांक्षी प्रभुत्व का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता। राजा बनना ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। जो सुल्तान की आज्ञा पालन करता है, ईश्वर की आज्ञा पालन करता है। ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। अल मुजाहिद तथा मुहिये सुन्नाने खातिमुन्नबीन अंतिम पैगंबर की परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाला का उल्लेख हुआ है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अपने पिता का नाम अंकित कराया। उसके सिक्कों पर गयासुद्दीन तुगलक का नाम अल शहीद उपाधि के साथ अंकित है। ठीक है, आगे देखते हैं। हफीफ के अनुसार फिरोज़ तुगलक ने चांदी का ससगनी नामक सिक्का चलाया, जो कि 6 जित्तल के बराबर था। हालांकि यह मत सत्य नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इब्न बतूता ने ससगनी सिक्कों का उल्लेख किया है। ठीक है, उल्लेख किया है, लेकिन हफीफ द्वारा वर्णित 1 जित्तल का आधा एवं चौथाई जित्तल का बिख नामक सिक्कों को चलाने का श्रेय फिरोज को ही जाता है। उसने चहल ओ हस्तगानी मतलब 48 जित्तल, हस्तगानी जिसका 8 जित्तल था, दहगानी जिसका 10 जित्तल था, ध्वज देहगानी जो था वो 12 जित्तल का सिक्का चलाया था। फिरोज ने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी गुदवाया था। ठीक है, अंकित करवाया था। उसके सिक्कों पर खलीफा अल हाकिम खिलाफत अल मुताजिद और अल मुतावक्किल का नाम सिक्कों पर है। बाप रे बाप, इतना लंबा। अल मुतावक्किल का नाम तो उसके उत्तराधिकारियों के सिक्कों पर भी मिलता है। उसने सिक्कों पर पुत्रों एवं उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम अंकित कराया। खाने जहां मकबूल ने फिरोज के सिक्कों के विषय में कहा था, राजा के सिक्के
एक कुंवारी पुत्री की तरह है, जिसे सुंदर और आकर्षक होने के बावजूद भी कोई पा नहीं सकता। फिरोज का टकसाल अधिकारी कजर सा था। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्का चलाया, जो कि उत्तर भारत में अकबर के पहले तक विनिमय का प्रमुख माध्यम रहा। बहलोली सिक्के का मूल्य 6 जित्तल एवं टंका का 40वां भाग होता था, ठीक उतना ही जितना शेर शाही एवं अकबरी दाम था। सिकंदर लोदी ने सिकंदरी टंका या दुगना दाम चलाया, जो कि अकबरकालीन दाम का अग्रगामी था। सल्तनत युग में चांदी एवं तांबे के दिरहम भी प्रचलित थे। दोगानी, वगानी, सुल्तानी या यगानी नामक सल्तनत युगीन सिक्कों का उल्लेख शिहाबुद्दीन अल उमरी ने किया है। कश्मीर में कौड़ी तथा पश्चिमी तट पर पश्चिमी तट पर शुद्ध चांदी के लारी सिक्के, जो कि देश विदेश में भी मान्य थे, प्रचलित था। कश्मीर के कौठी तथा पश्चिमी तट पर शुद्ध चांदी के लारी सिक्के, जो कि देश विदेश में भी मान्य थे, प्रचलित था। आगे है सल्तनत युगीन डाक व्यवस्था, मतलब पत्र व्यवस्था कैसा था, डाक व्यवस्था कैसा था। सल्तनत युगीन डाक व्यवस्था को सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को प्राप्त है। ठीक है, भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इब्न बतूता देता है। हालांकि बर्नी अलाउद्दीन खिलजी की डाक व्यवस्था के विषय में बताता है कि अलाउद्दीन ने एक उन्नत डाक सेवा विकसित कर ली थी। राइट है, ये तो परफेक्ट है, ताकि सेना के साथ संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, वार्तालाप बना रहे, बातचीत बना रहे। वुलजले हेग के अनुसार सल्तनत काल में डाक भेजने की गति 24 घंटों में लगभग 200 मील थी। इब्न बतूता भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था बताता है, उल्लुक यानी औलाक या उलाद। यह अश्व डाक व्यवस्था थी, जो कि प्रति 4 मील की दूरी पर स्थित थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उल्लुक जो था वो अश्व डाक व्यवस्था था, जो कि 4 मील की दूरी पर स्थित था। दूसरा आता है ढावा, जिसको हम दावा भी बोलते थे। यह पैदल डाक व्यवस्था थी, जो कि 3 मील की दूरी पर स्थापित थी। ठीक है, पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से तेज थी और ज़्यादातर इसका प्रयोग खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था। महत्वपूर्ण है कि इसी डाक व्यवस्था के माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक को दौलताबाद से पीने हेतु गंगा जल उपलब्ध करवाया गया था। ठीक है, दौलताबाद से नहीं, दौलताबाद में। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी डाक व्यवस्था के माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक को दौलताबाद में पीने हेतु गंगा जल उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, पट्टा मार, जन सामान्य को निजी डाक भेजने के लिए अलग से पट्टा मार व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यही है सल्तनत युगीन संगीत एवं चित्रकला कैसा था, ये देखते हैं। इस समय संगीत की 2 धाराएं दिखती हैं। पहला उत्तर भारतीय संगीत, दूसरा दक्षिण भारतीय संगीत। 14वीं शताब्दी में हरपाल देव ने संगीत सुधारक में पहली बार कर्नाटकी संगीत एवं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शैलियों के नामों का जिक्र किया है। इस काल में जाति गायन की ही प्रथा थी, जिसे मूर्छना पद्धति के आधार पर गाया जाता था। अभी ध्रुपद गायन शैली का विकास नहीं हुआ था। ध्रुपद मुगल दरबार की विशेषता थी। हालांकि गोपाल नायक ने अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में ध्रुपद की रचना की व प्रस्तुति दी थी।
प्रस्तुति दी थी, लेकिन ध्रुपद का आविष्कारक राजा मान सिंह को ही माना जाता है। इस्लाम में संगीत कला वर्जित है, फिर भी सुल्तानों ने इसे अपनाया था। महमूद गजनवी एवं बलबन संगीत प्रेमी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो के कहने पर दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ गोपाल नायक को अपने दरबार में बुलाया था। इन दोनों के बीच गायन की एक प्रतियोगिता हुई थी। मसूद 1030 ईस्वी से 1040 ईस्वी मसूद 1030 ईस्वी से 1040 ईस्वी के दरबार में लाहौर में फ़ारसी का सर्वप्रथम कवि अब्दुल्ला रुजबेह था। लाहौर के मशहूर शाद सलमान ने फ़ारसी में कसीदों की रचना की, जिसमें गजनी शासकों द्वारा भारत में लड़े युद्धों का संगीतम वर्णन मिलता है। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो थे। खुसरो को संगीत के सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों ही क्षेत्रों में नायक यानी विशेषज्ञ की उपाधि प्राप्त थी। इन्होंने भारतीय एवं ईरानी यानी पर्शियन रागों को मिलाकर मानजिल्फ एवं साजगरी जैसे कुछ नवीन राग शैलियों को जन्म दिया। खुसरो ने एमन, घोर, सनम, सरपादा, राजगिरी, तिलक, मुआफिक, उशाक जैसे 19 रागों तथा कौल एवं तराना आदि को जन्म दिया था। बरनी के अनुसार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ऐसे कवि थे जैसे ना कभी उससे पहले रहे, ठीक है, और ना उसके बाद। आगे पढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने कर्नाटकी स्कूल के ढक्कनी संगीत का अध्ययन किया था। अरब एवं भारतीय संगीत पर अमीर खुसरो का कथन है कि अरब संगीत के सहारे यात्रा करने वाले ऊँट को चलने का तो होश रहता है, परंतु भारतीय संगीत सुनकर एक हिरन की भी मदहोश हो जाता है और आसानी से शिकारी का शिकार हो जाता है। खुसरो ने ईरानी एवं भारतीय संगीत का मिश्रण किया था, ठीक है। उन्होंने 12 भारतीय रागों का वर्गीकरण ईरानी नामों जैसे रास्त, सहनवाज, ढोका, कुर्द, सिका आदि किया। प्रसिद्ध गीत छाप तिलक सब छीन ली रे प्रसिद्ध गीत जो था वो छाप तिलक जो था सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाए के, सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के लेखक अमीर खुसरो थे। सजन सकारे जाएंगे, नैन मेरे रोएंगे या नैन मेरे गे रोए, विधना ऐसी कीजिए भोर कबहू ना होए। वाह, एक बार फिर पढ़ते हैं। सजन सकारे जाएंगे, नैन मेरेंगे रोए, विधना ऐसी कीजिए भोर कबहू ना होए। वाह, मज़ा आ गया। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के राजकाल में प्रसिद्ध कवि फ़खरुद्दीन नुनाकी हुआ, जिसका कविता में उपनाम आदिम था। जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में फ़ाकी की पुत्री शाहचुंगी, मेहर अफरोज, नुसरत खातून जैसी गायिकाएं
थीं। बर्नी के अनुसार 13वीं शताब्दी में कन्याओं को फारसी एवं भारतीय संगीत में प्रशिक्षण भारतीय गणिकाओं द्वारा दिया जाता था। अलाउद्दीन ने कई संगीतज्ञों को फारस से बुला रखा था। उसके समय में तुर्मती खातून भारतीय और ईरानी स्त्री संगीतज्ञों की प्रधानता थी। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत का साम्राज्य में निषेध किया था। इसी के आधार पर उसने निजामुद्दीन औलिया पर 53 उलेमाओं की अदालत में मुकदमा चलाया, जिसमें शेख बरी हो गए थे। मोहम्मद तुगलक जुना खान निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औलिया ने उसके संदर्भ में घोषणा की, शहजादा शीघ्र ही सुल्तान बनेगा। वह उसकी संगीत गोष्ठियों में जाता था, जिसका उल्लेख अमीर हसन सिज्जी की फ़वायद उल फ़वाद में हुआ है। मोहम्मद तुगलक के दरबार में 1200 गायक थे। ठीक है, आगे। जबकि शिहाबुद्दीन अल उमरी के अनुसार उसके दरबार में 1000 अरबी, फ़ारसी तथा हिंदी के कवि भी थे। ईरानी चित्रकार शापूर ने मोहम्मद तुगलक के दरबार की एक संगीत गोष्ठी का चित्रण किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने संगीतकारों को अमीर वर्ग में सम्मिलित किया। उसने नजबा नामक गायक को पहले बदायूं, तदुपरांत गुजरात एवं मुल्तान का हाकिम बनाया। फिरोज़ तुगलक के विषय में कहा जाता है कि जब वह शासक बना तो जनसाधारण के लिए 20 या 21 दिन तक संगीत गोष्ठी का आयोजन किया। फिरोज शुक्रवार की नमाज के बाद संगीत सुनता था। सर्वप्रथम फिरोज तुगलक के ही समय राग दर्पण का फारसी अनुवाद संभवतः अब्दुल अजीज शम्स द्वारा किया गया था। मतलब राग दर्पण का जो फारसी में अनुवाद हुआ था किसके द्वारा, तो वो अब्दुल अजीज शम्स के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। बताया जाता है कि फिरोज तुगलक विद्वान एवं कवियों पर प्रति वर्ष 36 लाख टंका व्यय करता था। आजुद्दीन खालिद खानी फिरोज का राजकवि था। सिकंदर लोदी ने भी संगीत को प्रश्रय दिया। वह स्वयं बहुत अच्छा गायक था और गुलरुखी यानी गुलाबी चेहरा के उपनाम से कविता लिखता था। सिकंदर लोदी ने ईरान के सिराजी, शेख अब्दुल्ला तथा शेख अजीज उल्लाह जैसे विद्वान एवं कवियों को प्रोत्साहन दिया। लोदी काल के सबसे प्रसिद्ध कवि दिल्ली के शेख निजामुद्दीन थे। जलालुद्दीन सियर उल आरफीन तथा मेहरुमाह के लेखक थे। उसके समकालीन पीर बोधन अपने समय के दूसरे सर्वश्रेष्ठ सूफी संगीतज्ञ थे। सिकंदर लोदी के ही काल में संगीत ग्रंथ लहजत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। जौनपुर के प्राय सभी शासकों ने संगीत कला को संरक्षण दिया। यहाँ के अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह, जो कि स्वयं एक अच्छा संगीतज्ञ था, ने ख्याल गायकी को जन्म दिया था। उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन जो होता है वह हुसैन शाह सरकी द्वारा आयोजित किया गया था। जौनपुरी टोड़ी तथा या राग हुसैनी एवं हुसैनी कनहरा को इस सम्मेलन में स्वीकृति मिली। हुसैन शाह सरकी ने जंगुला या जंगला नाम से प्रसिद्ध अरबी तान बजाई। यही जौनपुर में ही गुजरात के किसी मुसलमान ने संगीत कला का फारसी ग्रंथ गुलयान उल मुनियास लिखा। इब्राहिम शाह सरकी के दरबार में संगीत शिरोमणि की रचना की गई थी। ठीक है, इब्राहिम शाह सरकी के दरबार में ही संगीत शिरोमणि की रचना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कश्मीर का सुल्तान जैनुल आबदीन
एक योग्य संगीतकार था। उसे ग्वालियर के शासक मान सिंह ने 2 दुर्लभ संगीत ग्रंथ भेजा था। ठीक है, आगे। ग्वालियर का शासक मान सिंह संगीत ग्रंथ मान कुतबल या मान कौतूहल का लेखक था। ठीक है, ग्वालियर का जो शासक मान सिंह संगीत ग्रंथ जो है मान कुतबल या मान कौतूहल का लेखक था। ठीक है, मान सिंह। इसमें मुसलमानों द्वारा प्रचलित सभी नए संगीत रागों को सम्मिलित किया गया है। मान सिंह के ही दरबार में ध्रुपद राग का जन्म हुआ था। चित्तौड़ का महाराणा कुंभा संगीतराज एवं संगीत मीमांसा का लेखक था। संगीत राज का विभाजन नृत्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश एवं रस रत्न कोश में हुआ है। बिहार में चिंतामणि प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए जिनको बिहारी बुलबुल कहा जाता है। तिरहुत के विद्यापति ने कजरी को जन्म दिया था। दक्षिण में सारंग देव ने संगीत रत्नाकर लिखा। विजयनगर दरबार में कल्लीनाथ ने संगीत रत्नाकर की व्याख्या लिखी। लोकन कवि रागत रंगिनी, दामोदर संगीत दर्पण, जगदेकमल संगीत चूड़ामणि तथा सोमनाथ ने राग विबोध का लेखन किया। ये लोग उसके लेखक थे। नक्शबंदी सिलसिले को छोड़कर लगभग सभी सूफी सिलसिलों ने संगीत को अपनाया था। मतलब सभी सूफी संतों ने जो है सूफी सिलसिलों ने संगीत को अपनाया था, केवल एकमात्र नक्शबंदी को सिलसिलों को छोड़कर। ठीक है, याद रखिएगा। बीजापुर का सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है 1580 से 1627 ईस्वी तक था, एक कुशल संगीतकार था। उसने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताब ए नौरस का आलेखन किया था। अपने गीतों में वह सरस्वती देवी का आह्वान कर उनको समर्पित करता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 1554 से 1609 ईस्वी में कश्मीर के एक छोटे से गांव चंद्रहार में जन्मी हब्बा खातून, यानी नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जिसे कहा था, हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ने लोल गीत यानी प्रेम गीतों को लिखा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संगीत यंत्र। तुर्क अपने साथ रबाब एवं सारंगी लेके आए थे। उन्होंने सितार का आविष्कार किया जो कि ईरानी तंबूरा एवं भारतीय वीणा का मेल था। कुछ इतिहासकार सितार एवं तबला के आविष्कारक का श्रेय अमीर खुसरो को ही देते हैं। गज़ल, यह अरबी भाषा का एक स्त्रीलिंग शब्द है गज़ल, जिसका अर्थ प्रेम पात्र से वार्तालाप होता है। एक गज़ल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते हैं। गज़ल का पहला शेर मल्ल और अंतिम शेर मक्ता कहलाता है। गज़ल का संग्रह दीवान कहलाता है। गज़ल को चिश्तियों का रहस्यवाद भी कहा गया है, क्योंकि वे गज़ल के रूप में खुदा की इबादत करते थे। खानगाहों में जो गज़ल भक्तिमय थी उन्हीं को दरबारों में वासनामय समझा जाता था। कव्वाली देखते हैं। कौल का अर्थ कथन होता है और कौल को गाने वाला कव्वाल कहलाता है। जिस शैली में कव्वाल गीत को गाता है उसे कव्वाली कहते हैं। ठीक है, कव्वाली एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है सुनना।
कौल का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिरी में गाया जाता है। ठीक है। उर्दू शायरी। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली ढकनी थे। इन्होंने दीवान नाम से पद संग्रह की रचना की और इसे मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट किया। वली ढकली के गुरु सादुल्ला गुलशन थे। आगे 13वां नंबर पे सल्तनत युगीन चित्रकला। सल्तनत युगीन जो है चित्रकला कैसा था देखते हैं। हरमन गोटज पहला विद्वान था जिसने अपने लेख द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में सल्तनत कालीन चित्रों के अस्तित्व को प्रमाणित किया है। सल्तनत काल में चित्रकला के प्रचलन का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बैहाकी द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास में मिलता है। इसमें सुल्तान महमूद के समय हेरात एवं लश्करी बाजार नामक नगरों में चित्रकला का उल्लेख हुआ है। सुल्तान महमूद ने लाहौर में निगार खाना यानी चित्रशाला की स्थापना की। इल्तुतमिश के समकालीन ताज उद्दीन रजा बताता है कि जब 1229 ईस्वी में खलीफा के दूत दिल्ली आए तो उनके स्वागत में चित्रों का निर्माण किया गया। ठीक है। इसामी की फतूह उस सलातीन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने चीनी चित्रकारों को दिल्ली बुलाया था। अमीर खुसरो की पुस्तक देवल रानी खिज खां में स्पष्टतः वर्णित है कि चित्रों की डिज़ाइनों के लिए चरकबों अर्थात देवदार झावों का इस्तेमाल किया जाता है। खुसरो के नुहसीपेहर में सुंदर चित्रित वस्त्रों का वर्णन मिलता है। वह देवगिरी के वस्त्रों की तुलना रंग बिरंगे फूलों से करते हैं। छिताई देवगिरी के यादव राजा रामदेव की पुत्री थी। ठीक है। जो छिताई थी से ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन ने चित्रकारों को देवगिरी दरबार में भेजा था। ठीक है। मुल्ला दाऊद की चांदायान में नायिका चंदा द्वारा अपनी सखियों के साथ मिलकर चित्रांकित महल की अटारियों पर सोने का उल्लेख है। ठीक है। ऐसे ही कुतुबन की मृगावती से भी चित्रकला के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। फिरोज तुगलक ने भित्ति चित्रों व्यक्ति की आकृति मतलब सभीह चित्रों का निषेध किया क्योंकि यह गैर इस्लामिक था। फिरोज ने इसके स्थान पर पुष्पित वृक्षों का चित्र बनाने का उद्देश्य दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि सभी सुल्तानों ने किसी न किसी रूप में चित्रकला को प्रश्रय दिया था। सल्तनत कालीन चित्रकला के अवशेष सीरी एवं बेगमपुर के मध्य स्थित मखदूम वली मस्जिद से प्राप्त होते हैं। ठीक है। मखदूम वली मस्जिद से प्राप्त होते हैं। ठीक है। सल्तनत युग की प्रारंभिक चित्रांकित हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि और अमीर खुसरो दिहलवी की खमसा है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पांडुलिपि मांडू यानी मालवा से प्राप्त नियामतनामा क्या पढ़ रहे हैं नियामतनामा यानी पाक शास्त्र का एक ग्रंथ एवं
1469 में मोहम्मद शायदावादी की मिफ्ताह उल फुजाला यानी फ़ारसी शब्दकोश है, जिनमें सुंदर मानवीय लघुचित्र बने हुए हैं। ठीक है, आगे चित्रकला के लिए धर्म से इतर नए विषय सर्वप्रथम 15वीं सदी में मालवा चित्रकला मांडू संप्रदाय में उभरे थे। नियामतनामा 1400 ईस्वी में चित्रित की गई थी, जिसमें ईरानी एवं भारतीय चित्रों का मिश्रण है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ईरानी वनस्पतियों की पृष्ठभूमि में भारतीय देह दृष्टि की गोलाई दर्शाई गई। ठीक है, रॉबर्ट स्केल्टन ने नियामतनामा की खोज की थी। मांडू में ही 1502 ईस्वी में हाजी महमूद द्वारा वोस्तान पांडुलिपि चित्रित की गई। यहाँ 1508 ईस्वी में अजैब उस सनाती पांडुलिपि चित्रित हुई है। ठीक है, पांडुलिपि चित्रित हुई है। ठीक है, आगे चित्रित हुई है या चित्रित की गई है। आगे है लौर चंदा चौर पंचासिका। ये पांडुलिपियाँ दिल्ली सल्तनत की अंतिम वर्षों में कलात्मक प्रगति की सूचक है। ठीक है, यह लघु चित्रों का संकलन है, जिसे सामान्यतः लौर चंदा चौर पंचासिका समूह कहा जाता है। ठीक है, सल्तनत युगीन स्थापत्य को जॉन मार्शल ने इंडो इस्लामिक कला कहा है। ठीक है, आगे क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम दोनों की आपसी समझ एवं आत्म सातीकरण की प्रक्रिया का परिणाम थी। भारतीय स्थापत्य की क्षैतिज शैली एवं इस्लामी स्थापत्य की मेहराब धरनी शैली का बेहतरीन समन्वय इसमें किया गया है। ठीक है, दूसरे हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो तुर्क विजेता भारत आए वे अपने साथ स्थापत्य संबंधित सिर्फ विचार लाए थे, कारीगर नहीं। कारीगर यही के थे। इसलिए भी जाने अनजाने में समन्वय की प्रक्रिया को गति मिली। जॉन मार्शल के अनुसार इंडो इस्लामिक वास्तुकला दोनों स्रोतों से प्रेरणा लेती है, हालांकि ये सदा समान परिणाम में नहीं है। ठीक है, आगे है स्थापत्य क्षेत्र में तुर्कों का योगदान। पहला, अब से गारे में उच्च कोटि के चूना के साथ राबिस एवं सुरखा का प्रयोग होने लगा, जबकि इससे पहले भारतीय गारे के रूप में मिट्टी, ईंट, चोकर या भूसा का प्रयोग करते थे। नंबर 2, स्थापत्य में मेहराब एवं गुंबद को प्रधानता दी जाने लगी। ठीक है, महत्वपूर्ण है कि मेहराब एवं गुंबद तुर्क या मुस्लिम आविष्कार नहीं था। सर्वप्रथम रोम में वैजंतीनी साम्राज्य के माध्यम से अरबों ने इसको ग्रहण किया। दूसरे, भारतवासियों को मेहराब एवं गुंबद का ज्ञान पहले से था, बस इस विधि से इमारतें बहुत कम बनती थीं। डाक पत्थर चैत्याकार मेहराब के प्रयोग का साक्ष्य गुप्त काल में निर्मित
भीतर गांव मंदिर से प्राप्त होता है। ठीक है। भारत में घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग खिलजियों ने किया, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग अलाई दरवाज़ा में हुआ। ठीक है। नंबर 4, तुर्कों ने आरोही निक्षेप छत्तेदार विधि द्वारा छज्जों को मीनारों से जोड़े जाने की शुरुआत किया। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कुतुब मीनार है। ठीक है। आगे 5वां नंबर, तुर्कों के स्थापत्य क्षेत्र में अरबस्क, स्क्रिच एवं कुर्फी शैलियों का प्रवेश कराया। फिर से पढ़ते हैं। तुर्कों ने स्थापत्य क्षेत्र में अरबस्क, स्क्रिच एवं कुर्फी शैलियों का प्रवेश कराया। चौकोर कोने में गोलाई लाने के लिए स्क्रिच शैली का प्रयोग किया गया। इमारतों की सज्जा में तुर्कों ने मनुष्यों एवं पशुओं की आकृति बनाने से परहेज किया। इसके स्थान पर उन्होंने ज्यामितीय एवं फूलों की आकृतियों का प्रयोग किया। उन्हें ऐसी पट्टियों से समन्वित किया जिन पर कुरान की आयतें खुदी होती थीं। इस तरह अरबी लिपि स्वयं ही एक कलाकृति कुफरी शैली बन गई। सज्जा की इन विधियों को सम्मिलित रूप से अरबस्क शैली कहा गया। तुर्कों ने घंटी, स्वास्तिक, कमल आदि हिंदू प्रतीकों का भी खुलकर प्रयोग किया था। ठीक है। आगे, फिरोज तुगलक के सभी भवनों के अलंकरण में कमल का अंकन सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। नंबर 6, तुगलक तथा लोदी वंश के शासनकाल में चौकोर यानी स्क्वायर एवं अष्टभुजाकार मकबरों वाली 2 प्रमुख शैलियाँ अस्तित्व में आई। ठीक है। ममलूक शैली 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी में। इस शैली में ऐबक से लेकर कैकुबाद तक के स्थापत्य को शामिल किया जाता है। आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली के किला राय पिथौरा के समीप स्थित मस्जिद है, जिसका निर्माण ऐबक ने पृथ्वीराज पर विजय पाने के उपलक्ष्य में करवाया। यह मूलतः 27 जैन मंदिर था, जिसे वैष्णव मंदिर में बदल दिया गया था। ऐबक ने इसी को मस्जिद में बदल दिया, जो कि दिल्ली में तुर्कों की पहली मस्जिद थी। इस मस्जिद की विशेषता उसका उत्कृष्ट मकसूरा और किबला-लिबान यानी बड़ा फाटक है। इसमें भारतीय स्थापत्य कला के अंग, धरन एवं कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया था। इल्तुतमिश ने मस्जिद के आंगन यानी सहन को विस्तृत किया। अलाउद्दीन ने इसे और विस्तृत करते हुए इसके स्तंभों पर कुरान की आयतें अंकित करवाया और अमीर खुसरो के अनुसार कुरान की ये आयतें ईश्वर का नाम एक ओर तो आकाश की तरफ ले जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि मानो कुरान ज़मीन पर आ गया है। पर्सी ब्राउन ने इसे भारत में पहला इस्लामी प्रयोग माना है। उसके अनुसार भारत में यह तरासे हुए पत्थरों की पहली इमारत है जो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्राचीन का योग मात्र है। नींद आ रहा है इसलिए गलत पढ़ रहे हैं, सॉरी माफ़ करिएगा आप लोग।
ठीक है दोस्तों, एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं कि भारत में यह तरासे हुए पत्थरों की पहली इमारत है जो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्राचीन का योग मात्र है। ठीक है, आगे दूसरा, कुतुब मीनार। मूलतः ऐबक इसका निर्माण अजान देने के लिए करवाना चाहता था, परंतु इसकी सतह पर अंकित एक अभिलेख के अनुसार यह अंततः एक विजय कीर्ति स्तंभ के रूप में उमड़ी, जिसका उद्देश्य पूर्व और पश्चिम पर खुदा की छाया डालना था। यह 71.4 मीटर ऊंची है और 5 मंजिला है। ठीक है, मतलब 5 फ्लोर है, 5 तल्ला बोल सकते हैं, 5 मंजिला। ऐबक इसमें केवल 1 मंजिल का निर्माण करवा पाया। तदुपरांत इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिल और जोड़कर 1231 से 1232 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा करवाया। मतलब शुरू जो है वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 1 मंजिल बनवाया था, 1 तल्ला बनवाया था ने डलवा कर, और दूसरा जो है इल्तुतमिश जो है उसको 3 तल्ला और बनवा देता है। ठीक है, अतः इसमें मूलतः 4 मंजिल थी जिसकी ऊंचाई 225 फीट थी। फिरोज तुगलक के समय फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने की वजह से चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी। बताओ, कुतुब मीनार इतना ऊंचा था कि उसको बिजली गिर गया था। ठीक है, फिरोज ने इसकी मरम्मत कराई और 1 मंजिल इसमें और जोड़ दिया। मतलब 4 तल्ला जो था तो वो 5 तल्ला हो गया। अब देखिए ध्यान से, पहला तल्ला का जो है नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1 तल्ला बनवाया था। फिर इल्तुतमिश हाथ लगवाया, 3 तल्ला और जुड़वा के उसको 4 तल्ला करवाया। फिर जो है उसमें फिरोज तुगलक ने हाथ लगवाया और 5वां तल्ला को पूरा करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या था? मंजिल इसमें और जोड़ दिया। ठीक है, वो फिरोज तुगलक तोड़ देता है। अब यह 5 मंजिल हो गया था, 5 तल्ला हो गया था, जिसकी कुल ऊंचाई जो हो गई थी वो 240 फीट हो गई थी। ठीक है, आगे जो है 5वां मंजिल जो था वो थोड़ा कम था। ठीक है, लेकिन 5 तल्ला ही कहलाएगा। आगे चलकर सिकंदर लोदी ने भी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, लेकिन आगे फ्लोर नहीं बनवाया था, ये बस उसको रिपेयर करवाया था। सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। इसमें लाल एवं सफ़ेद बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। कुतुब मीनार पर एक पूरा लेख है जिस पर फजल इब्न अबुल माली यानी निज़ाम तालिब का उल्लेख है, जो कि इस मीनार का वास्तुकार एवं पर्यवेक्षक था। 2.5 दिन का झोपड़ा। ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया था। किसका? 2.5 दिन के झोपड़ा नाम का मस्जिद का निर्माण। पहले यह एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसकी स्थापना चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ ने किया था। मार्शल के अनुसार यह मस्जिद 2.5 दिन या 2.5 वर्ष में बना, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। वही कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस मस्जिद को मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मराठों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। मराठों ने यहाँ पर एक उत्सव मनाया जो 2.5 दिन तक चला, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। आगे हम देखते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश आगे हम क्या पढ़ेंगे? इल्तुतमिश। नंबर 1, सुल्तानगढ़ी। यह इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन का मकबरा 1231 ईस्वी में निर्मित है, जो कि कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर मलकापुर में है। इल्तुतमिश भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता था। नंबर 2, अतरकीन का दरवाज़ा सिंह द्वार।
इसका निर्माण इल्तुतमिश ने जोधपुर के नागौर में करवाया, जिसका पुनर्निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। बदायूं, यहाँ इल्तुतमिश ने हौज ए शम्सी यानी जामा मस्जिद एवं शम्सी ईदगाह का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निकट लाल पत्थरों से अपने मकबरे का निर्माण करवाया, जो कि एक क्या हम पढ़ रहे हैं यार, हद है, जो कि एक चौकोर भवन था और उसमें हिंदू एवं मुस्लिम परंपराओं का मिश्रण दिखता है। ठीक है, हालांकि प्लीज़ अगर गलती हो रहा है इस वीडियो में तो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि हमें आ रही है बहुत तेज़ी से नींद और हम पढ़ रहे हैं और बीच बीच में मेरी आँखें जो है वो झपक जा रही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्षमा करिएगा दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जगह रहूँ और आज जो है इस वंश को पूरा मतलब आज ये चैप्टर को पूरा ख़त्म ही कर दूँ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बलबन, इसने दिल्ली में लाल महल, कसर ए लाल एवं स्वयं के मकबरे का निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में ही हुआ था। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा है, क्योंकि इसी में सबसे पहली बार सही रूप से मेहराब का प्रयोग किया गया। उसका मकबरा किला ए राय पिथौरा के निकट है। बलबन ने इल्तुतमिश का कसर ए सफ़ेद यानी श्वेत महल भी बनवाया। इब्न बतूता के अनुसार बलबन ने दार उल अमन का निर्माण करवाया, जहां सुल्तानों की समाधियां स्थित थी। आगे हम पढ़ेंगे खिलजी स्थापत्य 1290 से 1320 ईस्वी तक। मतलब खिलजियों के समय क्या क्या मतलब स्थापित हुआ, स्थापत्य मतलब क्या क्या बना वगैरह जो भी। आइए पढ़ते हैं। कैकुबाद ने किलो खरी महल का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने पूर्ण करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 70,000 शिल्पकारों को भवन निर्माण में नियोजित किया था। सबसे ज़्यादा सोच रहे शिल्पकार थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने श्रीनगर का निर्माण, श्रीनगर का, वो श्रीनगर नहीं श्रीनगर, ये श्रीनगर है, वो श्रीनगर का अशोक ने करवाया था। अशोक नहीं, हाँ अशोक नहीं करवाया था ना, हाँ अशोक नहीं करवाया था सर। चलिए देख लीजिएगा आप लोग एक बार भी। ठीक है, अलाउद्दीन ने श्रीनगर का निर्माण 1303 ईस्वी में करवाया, जो कि दिल्ली के 7 नगरों में दूसरा था। उसने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला या कुस्के सीरी बनवाया। बर्नी ने सीरी को शहर ए नौ यानी नौ नगर कहा है। ठीक है, आगे अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अलाई दरवाज़ा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाज़ा 1311 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसमें बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का साथ साथ प्रयोग हुआ है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। मार्शल ने इसे इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग कहा। अलाई दरवाज़ा प्रारंभिक तुर्की स्थापत्य का सुंदरतम तथा सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। अलाई दरवाज़ा में एक गुंबद भी है, जो कि वैज्ञानिक विधि से बनाया गया पहला गुंबद है। सर्वप्रथम इसी स्थापत्य में घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब यानी हॉर्स शू आर्च का प्रयोग हुआ। दूसरे, यही वह पहला भवन है जो तिकोने डांट पत्थरों के आधार पर निर्मित है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जमायत खाना मस्जिद। यह मस्जिद शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के साथ ही है। ठीक है,
अलाउद्दीन ने जमायत खाना का निर्माण करवाया, जो कि शुद्ध इस्लामिक विधि पर बनी पहली मस्जिद है। हालांकि इसमें अपवाद स्वरूप कोनों पर पद मुद्रा या कमल के चित्र का प्रयोग हुआ है। मस्जिद में घोड़े की नाल की भांति अर्धवृत्तीय मेहराबों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर पुल, सीरी के 1000 खंभों का महल, 70 एकड़ में विस्तृत हौज-ए-अलाई या हौज-ए-खास का भी निर्माण करवाया। अमीर खुसरो के अनुसार हौज-ए-खास का गुंबद समुद्र की सतह पर बुलबुले के समान प्रतीत होता है। ठीक है, अमीर खुसरो के अनुसार हौज-ए-खास का जो गुंबद है वो समुद्र की सतह पर बुलबुले के समान प्रतीत होता है। यद्यपि उसका विचार कुतुब मीनार से भी बड़ी मीनार बनवाने का था, परंतु वह इस कार्य को न कर पाया। ठीक है, उखा या उर्वा मस्जिद। मुबारक खिलजी ने राजस्थान के भरतपुर में इस मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली शैली का प्रांतीय स्वरूप थी। ठीक है, तुगलक स्थापत्य की विशेषताएं। नंबर 1, इसमें अलंकरण एवं भव्यता के स्थान पर सादगी पर विशेष बल दिया गया। संभवतः तुगलक शासकों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए भी सादगी को अपनाना पड़ा। नंबर 2, निप्रवण यानी बैटर, यह भवन को मजबूती प्रदान करती है। ढालू दीवारों का निर्माण तुगलक स्थापत्य की विशेषता है। चूँकि ढालू दीवारें आगे की ओर झुकी होती हैं, इसलिए इसको इस्लामी स्थापत्य भी कहते हैं, कि आगे वो झुकी होती है। निप्रवण यानी बैटर का प्रयोग केवल गियासुद्दीन एवं मोहम्मद बिन तुगलक के स्थापत्य में हुआ। फिरोज के किसी भी स्थापत्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ था। नंबर 3, तुगलकों के स्थापत्य में मेहराब, लिटन, सरदल एवं सहतीर या धरन का जानबूझकर समन्वय किया गया है। यह आगे चलकर लोदियों की विशेषता बनी। हौज खास फिरोज शाह कोटला के भवनों का तथा फिरोज तुगलक के मकबरों में इन तीनों का समन्वय किया गया है। नंबर 4, तुगलकों ने अपने स्थापत्य में कीमती लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सस्ते और आसानी से उपलब्ध धूसर पत्थरों का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कहाँ गए रे बाबा? गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तुगलकाबाद। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के तीसरे शहर तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। यह एक प्रकार से किलाबंद शहर था, जो कि आकार में चतुर्भुजीय था। इसका प्रत्येक पार्श्व 2000 मीटर का था। इब्न बतूता के अनुसार सूर्योदय के समय तुगलकाबाद में सुनहली ईंटों से निर्मित गियासुद्दीन का महल इतनी तेज़ी से चमकता था कि कोई व्यक्ति उसे टकी लगाकर नहीं देख सकता था। मतलब एक टक नहीं देख सकता था, लगातार नहीं देख सकता था, इतना शाइन करता था। मार्शल इस किले की व्यवस्था को एक भ्रम या धोखा मानते हैं। पानीपत में विजय के पश्चात बाबर ने तुगलकाबाद में ही अपना शिविर स्थापित किया था। गियासुद्दीन का मकबरा।
ठीक है, देखते हैं। एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है जो इसे देखने में किले का स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, मकबरा पंचभुजीय है तथा कृत्रिम झील के मध्य पानी से घिरा हुआ है। मकबरे की ढालू दीवारों की तुलना मिस्र के पिरामिडों से की जाती है। इस मकबरे को शेर शाह के मकबरे का पूर्वगामी कहा गया है। हालांकि जब ये हम लाइन पढ़ रहे थे ना शुरू में, तभी हमारे मन में विचार आ गया था कि ये शेर शाह के मकबरे के समान है, क्योंकि हम शेर शाह का मकबरा जो कि सासाराम में है, हम वहाँ गए हैं। ठीक है, क्या है कि उसके मकबरे का जो बनावट है ना, बीच में रास्ता गया है और साइड से पूरी नदी मतलब झील के टाइप है। वो पूरा एक झील है, बहुत बड़ा झील है। झीलों के बीचों बीच जो है वो मकबरा बना है, और जो मकबरा है वो ऊंचाई पर है, और झील तो जानते ही हैं आप लोग भाई, गहरा है तो नीचे रहेगा ही, उसी समान है। ठीक है, हालांकि बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं तो ब्रैकेट वाले पोर्शन को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1, बलबन का मकबरा पूर्ण इस्लामिक शैली का निर्मित पहला मकबरा है। नंबर 2, अलाई दरवाज़ा का गुंबद पूर्ण वैज्ञानिक विधि से निर्मित पहला गुंबद है। नंबर 3, जमायत खाना मस्जिद शुद्ध इस्लामिक विधि पर निर्मित पहली मस्जिद है। नंबर 4, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे को शेर शाह सूरी के मकबरे का पूर्वगामी कहा जाता है। नंबर 5, पर्सी ब्राउन ने सैयद एवं लोदी काल को मकबरों का युग कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 6, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। आगे है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जहाँपनाह नगर। मोहम्मद बिन तुगलक ने सीरी एवं राय पिथौरा के बीच दिल्ली के चौथे शहर जहाँपनाह का निर्माण किया। यह नगर प्रथम एवं द्वितीय नगरों को आपस में जोड़ती भी है। यहीं पर मोहम्मद ने सतपुला या सतपलाह बांध तथा विजाई या विजय मंडल का निर्माण करवाया। ठीक है, जहाँपनाह नगर में ही बेगम पूरी मस्जिद का निर्माण हुआ। 1375 ईस्वी में इसी नगर में भिरखी मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने बलबन के लाल भवन का जीर्णोद्धार करवाया, मतलब उसको हम कह सकते हैं पुनर्निर्माण करवाया, मतलब जो मरम्मत होता है ना, तो उसको फिर से जीवित कराया। और आदिलाबाद का किला 12 खंबा महल, शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान के शेख रुकनुद्दीन, अबुल फतह अजोधन में शेख अलाउद्दीन तथा अनेक तत्कालीन तथा प्राचीन संतों की कब्रों पर मकबरे का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज, अरे कहाँ गए रे बाबा, इस थोड़ा दिखना भी तो चाहिए। हाँ, ये ठीक है। फिरोज भवन निर्माताओं का राजा सिद्ध हुआ, जिसने 300 नगरों, 160 कुएं, 5 नहरों, 5 अस्पतालों, 100 कब्रों, 100 पुलों, 100 स्नानागार, 1200 बागों एवं 10 समाधियों का निर्माण करवाया था। फरिश्ता ने निर्माण कार्य को फिरोज का मुख्य व्यसन बताया है। उसके अनुसार सुल्तान वास्तुकला का महान प्रेमी था। इसी आधार पर बुलजले हेग ने फिरोज
की तुलना रोमन सम्राट ऑगस्टस से की है। फिरोज तुगलक ने मलिक गाजी के नियंत्रण में एक पृथक लोक निर्माण विभाग गठित किया, जिसे दीवान ने इमारत तथा हफीफ द्वारा इमारत खाना कहा गया। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी मीरे इमारत था, जिसके अधीन अनेक सहना कार्यरत थे। ठीक है, आगे फिरोज ने दिल्ली के 5वें शहर फिरोजाबाद की स्थापना की, जो कि सीरी के उत्तर में स्थित है। इसे ही आज फिरोज शाह कोटला कहा जाता है। ठीक है, हालांकि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है, जो कि दिल्ली में है। आगे पढ़ते हैं। फिरोज शाह कोटला कहा जाता है, जो कि भारतीय मुस्लिम मिश्रित शैली का पहला नमूना था। शहर फिरोज 300 शहरों का संस्थापक था, जिसमें जौनपुर 1359 ईस्वी, फतेहाबाद फिरोज जब इकदर में था तो वही उसे अपने पुत्र के जन्म की सूचना मिली। इसी समय उसने पुत्र का नाम फतेह खां रखा तथा इसी जगह एक शहर बनवाया जिसका नाम फतेहाबाद था। ठीक है, तो फतेहाबाद जो शहर है उसका नाम कैसे पड़ा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसका पुत्र जन्म लिया था तो उसी के समय जो है इस शहर का नाम फतेहाबाद रखा गया। ठीक है, इसकी स्थापना करके इसका नाम फतेहाबाद रख दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। हिसार फिरोजा, आधुनिक हिसार जो हरियाणा है। ठीक है, फिरोजपुर आदि की स्थापना की। फिरोजपुर को अंतिम नगर या आखिरीनपुर भी कहा जाता है। ठीक है, अंतिम नगर या आखिरीनपुर भी कहा जाता है, यह कहा गया। आगे उसने खानकाह का भी निर्माण करवाया तथा मौलाना सैयद निजमुद्दीन समरकंदी को इसका प्रमुख बनाया। आगे देखते हैं। फिरोज ने मलवा ग्राम के हिंदू मंदिर का खंडन करके मस्जिद बनवाया। उसने कस्बों को आबाद किया। उसने उसमें से एक का नाम तुगलकपुर तथा दूसरे का नाम सालारपुर रखा। ठीक है, कस्बों को आबाद किया, उसमें से एक का नाम जो है तुगलकपुर, दूसरे का नाम जो है सालारपुर रखा। आगे हौज खास, यह सैरगाह एवं मदरसा था जो कि 2 मंजिला था। इसके एक मंजिल पर मेहराब का एवं दूसरे मंजिल पर लिंटन एवं सहतीर का समन्वय हुआ है। इसके अतिरिक्त फिरोज ने काली मस्जिद, खिरकी मस्जिद, कुश्क-ए-शिकार महल आदि का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक का मकबरा वर्गाकार है। फिरोज ने हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया जो उसके प्रेम की निशानी है। ठीक है, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण जो है वो फिरोज तुगलक के शासनकाल में उसके वजीर खाने जहाँ तेलंगानी के पुत्र खाने जहाँ जुना शाह ने करवाया था। ठीक है, इस मकबरे की 2 खास विशेषताएं हैं। यह पहला मकबरा है जो कि अष्टकोणीय मतलब 8 कोण वाला है, अष्टकोणीय था। यह मकबरा जेरूसलम की उमर मस्जिद से साम्यता रखता है। ठीक है, यह मकबरा जो है वो जेरूसलम की उमर मस्जिद से साम्यता रखता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। काला या कलन मस्जिद का निर्माण खाने जहाँ मकबूल ने शाहजहानाबाद में 1375 ईस्वी में करवाया था। ठीक है,
लाल गुंबद यह चिश्ती सिलसिले के धर्म गुरु कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा है। इसे लाल गुंबद भी कहा जाता है। इसका निर्माण नसीरुद्दीन महमूद तुगलक शाह ने करवाया था। इस स्थापत्य द्वारा खिलजी युगीन स्थापत्य शैली को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। सैयद शासक मुबारक शाह ने मुबारकबाद शहर की स्थापना किया था। मुबारक शाह का मकबरा तथा अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा निर्मित मोहम्मद शाह का मकबरा, ये दोनों मकबरे जो हैं वो अष्टभुजी यानी 8 पहला इनके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है लोधी स्थापत्य की विशेषता, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 1, इन्होंने दोहरे गुंबद का विकास किया। दोहरा गुंबद बाहर से मनोहारी छवि प्रस्तुत करता है और अंदरूनी मतलब अंदरूनी जो छत को अंदर के अहाते से मेल खाता रूप देता है। ठीक। नंबर 2, लोदियों के मकबरे ऊंचे चबूतरे पर बनते थे जो कि अष्टकोणीय एवं वर्गाकार है। ठीक है। नंबर 3, मकबरे उद्यानों के बीच बनते थे। ठीक। नंबर 4, पर्सी ब्राउन ने सैयद लोदी काल को मकबरों का युग कहा है। नंबर सिकंदर लोदी का मकबरा 1518 ईस्वी में निर्मित यह मकबरा अष्टकोणीय है। सर्वप्रथम इसी मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। इसका निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था। ठीक। मुगल शैली के विकास में यह मकबरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक। मोट मस्जिद, इसका निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने करवाया था। जॉन मार्शल के अनुसार सल्तनत कालीन इमारतों की सुंदरता का समावेश मोट की मस्जिद में है। ठीक है। आगे इसमें 5 मुख्य मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इस स्थापत्य की तुलना स्पेन के अलहम्ब्रा के प्राचीरों से की जाती है। आगे मोट मस्जिद का पास 3 गुंबद का निर्माण किया गया। ठीक है, उसके आसपास जो है वो 3 गुंबद का निर्माण किया गया। दिल्ली में इसी समय 7 वर्गाकार मकबरों का निर्माण हुआ जिसको गुंबद कहा जाता है। ठीक है, 7 वर्गाकार। इसमें बड़े खां की गुंबद, दादी की गुंबद, पोली का गुंबद आदि प्रसिद्ध है। सिकंदरा, ध्यान से देखिएगा, इसका निर्माण सिकंदर लोदी ने ही किया था। सिकंदरा का निर्माण अकबर ने सिकंदरा का नाम बहिस्ताबाद रखा था। ठीक है, अकबर ने सिकंदराबाद का नाम जो है वो बहिस्ताबाद रखा था। आगे है प्रांतीय स्थापत्य कला, ये हम पढ़ेंगे। सल्तनत के पतन के पश्चात वास्तु शिल्पीय गतिविधियां विकेंद्रित हो गई और यह उन नए क्षेत्रीय राज्यों को स्थानांतरित हो गई जिनका उदय सल्तनत के भग्नावशेषों पर हुआ था। हालांकि मूल आधार पर इन प्रांतों स्थापत्य की इमारतें दिल्ली स्थापत्य कला की ही भांति थी, परंतु इनकी कुछ अपनी स्थानीय विशेषता भी थी जो कि इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। अहमदनगर, यहाँ के प्रमुख स्थापत्य में रूमी खां की मस्जिद या मक्का मस्जिद या रूमी खां का मकबरा या पीला गुंबद या पीला मकबरा है। काली मस्जिद या अल्लाह दाद मस्जिद, कोटला मस्जिद, चंगेज खान महल एवं दमादी मस्जिद का निर्माण निजाम शाही शासकों ने करवाया है। बागे रौजा अहमद निजाम शाह का मकबरा है। बागे रौजा रूमी खां
की मस्जिद का निर्माण जो है यह बुरहान निज़ाम शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। मुर्तज़ा निज़ाम शाह प्रथम ने अहमदनगर में एक भव्य पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं बीजापुर। यहाँ से बीजापुर, यहाँ एक गोल गुंबद है जो कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर का मकबरा पूछा जाता है। गोल गुंबद कहाँ है बीजापुर में? 1660 ईस्वी में निर्मित गोल गुंबज का गुंबद संभवतः विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। ऐसा ही करके आता है, विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद का है तो वो बीजापुर में है। ठीक है, गुलबर्गा में हस्त गुंबद का निर्माण हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुलबर्गा में हस्त गुंबद का निर्माण हुआ। बीजापुर की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वहाँ की जमा मस्जिद है, जिसका निर्माण आदिल शाह प्रथम या सुल्तान अली प्रथम ने करवाया था। उसी के शासनकाल में बीजापुर नगर की चारदीवारी बनी। यहाँ उसने एक नज़र का भी निर्माण करवाया था। बसातीन उस सलातीन का लेखक जुबैरी बताता है कि उसी के काल में अनेक अमीर बीजापुर में बसे और वहाँ उन्होंने भव्य महलों का निर्माण करवाया। अली प्रथम के शासनकाल में जनसंख्या बढ़ने की वजह से चारदीवारी के बाहर शाहपुर नामक उपनगर का निर्माण हुआ। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में आनंद महल, मेहतर महल, गगन महल, मलिका जहाँ मस्जिद और उसकी रानी ताज सुल्तान का मकबरा निर्मित हुआ। उसका अपना मकबरा इब्राहिम रौजा या रौजा ए इब्राहिम कहलाया, जो कि 2 भवन था, एक मकबरा तथा दूसरा मस्जिद। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बीजापुर की नई राजधानी नौरसपुर का निर्माण करवाया, जिसे मलिक अंबर ने जला दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा ये लास्ट ही पेज होगा इस लेसन का। आगे अकबर के समकालीन गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1611 ईस्वी ने 1591 से 92 ईस्वी में चार मीनार तथा 1592 ईस्वी में हैदराबाद नगर का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा 1591-92 में क्या हुआ था, एक तो चार मीनार का निर्माण हुआ था, दूसरा जो है वो हैदराबाद नगर का निर्माण हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद में चार मीनार, चंदन महल, हीरा मस्जिद और नदी महल का संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। ठीक है, तो याद रखना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर का नींव डाला। ठीक है, निर्माण किया और जो है यहाँ आपका चार मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं मालवा। यहाँ पर हिंडोला महल, जहाज महल, कमाल मौला मस्जिद, लाट मस्जिद, अशरफी महल, अशरफी महल, बाज बहादुर एवं रानी रूपमती के महल का निर्माण हुआ। मांडू के किले को सुरक्षित नगरों में सबसे सुंदर नगर माना गया है, जिसका निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। इसी किले का प्रवेश द्वार दिल्ली दरवाज़ा था। हुसंग शाह का मकबरा पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। चंदेरी के फतेहाबाद में महमूद शाह प्रथम ने कुशक महल का निर्माण करवाया। चंदेरी में ही एक प्रवेश द्वार बादल महल के नाम से निर्मित हुआ। मांडू की जमा मस्जिद का निर्माण होशंग शाह ने शुरू करवाया, लेकिन वह पूर्ण सुल्तान महमूद
प्रथम के काल में ही हुए। जौनपुर, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ अटाला देवी मस्जिद देखना ध्यान से। अटाला देवी मस्जिद कहाँ है पूछा जाता है, तो जौनपुर में है। झंझरी मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण सरकी शासकों ने करवाया। जौनपुर के शाही किले का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। फिरोज तुगलक ने अटाला मस्जिद का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे इब्राहिम सरकी ने 1408 ईस्वी में पूर्ण करवाया था। इब्राहिम ने झंझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने 1450 ईस्वी में करवाया था। खलील एवं मुखलिस नामक दो सूबेदारों ने खालिस मुखलिस मस्जिद का निर्माण करवाया। हुसैन शाह सरकी ने यहाँ पर जमा मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि जौनपुर की सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य है। बंगाल, यहाँ के भवन अधिकतर ईंटों का द्वारा निर्मित है। 400 गुंबजों वाली अदीना मस्जिद, एक लाखी मकबरा, छोटा सोना मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, दाखिली दरवाज़ा एवं बाघा मस्जिद यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं। अदीना मस्जिद को दमिश्क में बनी जामे मस्जिद के सदृश बताया जाता है। बारबक शाह 1459 से 1479 मतलब 79 ईस्वी में बंगाल में एक भूमिगत नहर एवं दाखिल दरवाज़ा का निर्माण करवाया। दाखिल दरवाज़ा को पर्सी ब्राउन ने बंगाल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य माना है। अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासन काल में छोटा सोना मस्जिद का निर्माण वली मोहम्मद ने करवाया था। गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माता नुसरत शाह था। इकलाखी मकबरा जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा है। आगे हम पढ़ेंगे गुजरात, ठीक है। गुजरात के साथ ही हमारा ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। गुजरात, तैमूर के आक्रमण के पश्चात गुजरात के सूबेदार जफ़र खान ने 1401 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि के साथ स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। प्रांतीय स्थापत्य शैली में गुजरात की स्थापत्य शैली सर्वोच्च थी। यहाँ की स्थापत्य शैली पर जैन प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। मीनारें यहाँ की विशेषता है। यहाँ पर मुस्लिम स्थापत्य का प्रथम उदाहरण पाटन में शेख फरीद का मकबरा है, ठीक है। 1411 से 1412 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह ने अपने नाम पर अहमदाबाद बसाया और इसे गुजरात की राजधानी बनाया। महमूद बेगड़ा ने गुजरात में 3 नवीन नगर बसाया और चंपानेर में अनेक इमारतों का निर्माण किया। चंपानेर में उसके द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद को फर्गुसन ने स्थापत्य कला की दृष्टि से गुजरात में सर्वश्रेष्ठ बताया है। नगीना मस्जिद, झूलती हुई मस्जिद एवं मीनारे, 3 दरवाजे जिसे 3 द्वार भी कहा जाता है, टंक या टंका मस्जिद या अहमदाबाद की कुतुब मस्जिद एवं बीबी अछूत कुकी की मस्जिद यहाँ की अन्य इमारतें हैं। कश्मीर की विशेषता यह है कि यहाँ के स्थापत्य निर्माण में लड़कियों का अधिकतर प्रयोग किया गया है या हुआ है। सिकंदर बुत
बुद्ध सिकंदर जो है वो बुद्ध सिकंद ने श्रीनगर में जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे जैनुल आबदीन ने और विस्तृत किया है। एक बात याद करिएगा, ये जैनुल आबदीन है ना, इसे हम कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, याद रखिएगा। श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे निर्मित शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। 1395 ईस्वी में निर्मित यह मस्जिद कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोच्चम उदाहरण है। लड़की पढ़ने जा रहे थे, सॉरी माफ़ करिएगा लड़कियों, लकड़ी है वो, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है हमारा यह 5th लेसन जो है वो आज समाप्त हो जाता है 2 वीडियो में, ठीक है दोस्तों। 2 से 3 वीडियो ही लगा है हमें इस 5th लेसन को समाप्त करने में, ठीक। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो के एंड में आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो नए यूज़र हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय, सी यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, सी यू।